नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ वो सवाल लेकर जो आपने कमेंट बॉक्स में रखे थे, जो आपको समझने में दिक्कत है। उन सवालों को लेकर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपकी जो भी समस्या है, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं। जो आपके कमेंट में पहला जो प्रश्न आया था वो देखिए, निखिलम का एक प्रश्न है। निखिलम विधि से जो हमने भाग किए थे वो प्रश्न है, जो है देखिए 3994 अर्थात 3994। इसमें जो भाग लगाना है वो लगाना है 97 का। तो देखिए, निखिलम में हमने 3 खंड बनाए थे। कितने खंड बनाए थे? 3 खंड बनाए थे। उससे पहले इसका आधार ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? आधार ज्ञात किया था। तो देखिए, आधार इसका कितना हो जाएगा? आधार इसका 97 से लेंगे तो ये 100 के पास है, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 100। आधार जो होता है 10 या 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो ये 10 की घात के रूप का है, 10 की घात 2। अब यहाँ हम संख्या लिखेंगे तो पहले खंड में जो भाजक है वो लिख देंगे अर्थात 97, और दूसरे खंड में 39, और तीसरे खंड में 2 अंक 2 जीरो के आधार से, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक बाहर लिख देंगे। अब देखिए, यदि हमने आधार 100 माना है, आधार 100 माना है तो इसमें कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो हम इसकी पूरक जो संख्या लेंगे, पूरक जो संख्या लेंगे वो कितनी हो जाएगी? देखिए, पूरक जो संख्या है वो 100 में से हम 97 घटा के देख लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 03। 2 अंकों का रखेंगे, 2 अंकों की पूरक संख्या रखेंगे। वो इसलिए कि आधार में 2 जीरो है, इसलिए इसे रखा 02। अब देखिए, 3 जो है उसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और 3 को जो हमारे पास ये पूरक संख्या प्राप्त हुई है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 को 03 से गुणा किया, 09 आया। तो इस अंक को छोड़कर आगे वाले अंकों के नीचे 0 और 9 लिख देंगे। एक अंक के नीचे एक अंक आएगा, तो 9 और 0 प्लस माइनस कैसा भी हो तो आप 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 9 और 0 जुड़ के या घट के हो गया 9। अब 9 को 03 से वापस गुणा करेंगे तो 27 होते हैं, और 27 में 2 अंक हो गए, इसलिए 0 नहीं लिखना। अब की बार केवल क्या लिखना है? 27 लिखना है। तो हमने देखिए ये छोड़ा था पिछली बार अंक, अब की बार ये छोड़ेंगे तो 27 यहाँ आ जाएगा। अब 27 यहाँ आ जाएगा तो क्या करना है? प्लस के है तो जोड़ने हैं। तो 7 और 4 11 हासिल, 1 और 9 9 18, 1 19 20 21, तो ये हमारे पास हो गए 211। अब देखिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो अलग है कि 211 जो शेषफल बचे हैं वो हमारे भाजक से बड़े हैं, और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। अब शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है तो उस समय हमने विद्यार्थियों सीखा था कि उस समय आपको संशोधित भाग ज्ञात करना पड़ता है, अर्थात संशोधित करना पड़ता है। अब संशोधित के लिए आपको 97 इसमें से घटाने हैं। तो घटाने से ये देखेंगे कि एक बार बोलकर घटाने से क्या ये संख्या छोटी हो जाएगी? तो देखिए, 97 100 से छोटा है, ये 200 से ज़्यादा है। इसका मतलब एक बार घटाने से तो नहीं होगा, लगभग 2 बार घटाने से, 3 बार घटाने से माइनस का हो जाता है, इसलिए हम 2 बार इसे घटाएंगे। अर्थात 97 हम कितनी बार घटाएंगे? 2 बार घटाएंगे। तो 2 यहाँ और भाग चला जाएगा, 2 बार यहाँ और भाग चला जाएगा। देखिए, 97 हम घटाते हैं तो ये हमारे पास हो गए 194। 97 और 97 2 बार घटाएंगे तो 97 हो गए 194। ये घटाएंगे देखिए तो ये बच गए कितने बच गए? ये बच जाएंगे हमारे पास 6 और 11 यानी कि 17, और ये हमारे पास जो प्राप्त हो गया 41। ये हमारा क्या हो जाएगा? भागफल। ये हमारा क्या हो जाएगा? भागफल। और ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। ये हमारा संशोधित जो भाग था वो इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं संशोधित भाग। संशोधित भाग, यहाँ से हमारा संशोधित भाग प्रारंभ हो गया था। अब देखिए, अगला जो हमारे पास सवाल है वो एक दवजांक विधि का सवाल है। तो
तो वो भी हल करना सीखते हैं। देखिए कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अपवाद हो जाता है। देखिए जो हम सवाल पढ़ रहे हैं वो है 59, 28 और 37 और जिसका भाग लगाना है वो है 119। तो दवजांक विधि से हल करने के लिए भी हमने देखिए कितने खंड बनाए थे, 3 खंड बनाए थे। पहले खंड में इन अंकों को जो भाजक संख्या है उसको इस प्रकार लिखा था। यहाँ हमने 119 को जो मूल संख्या है अर्थात जो 11 आधार है वो आधार लिख लेंगे और जो दवजांक है वो ऊपर लिख देंगे, इकाई का अंक दवजांक बना देंगे और ये हमारा मुख्यांक हो जाएगा। अब देखिए हमें भाग जिसमें लगाना है वो है 59, 28 और 37। तो 7 को हम लिख देंगे तीसरे खंड में। अब तीसरे खंड में हमने एक अंक क्यों लिखा है, क्योंकि दवजांक में हमारे पास एक अंक है। अब देखिए इसकी व्याख्या लिखते हैं। तो देखिए हमें जो पहली संख्या मिली है 59, उसमें हमें भाग लगाना था किसका, 11 का। अब जब भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, भागफल व शेषफल प्राप्त होंगे। तो भागफल हमें जो प्राप्त हुआ, देखो 11 का पहाड़ा बोलेंगे, 11 का पहाड़ा 5 बार बोलते ही कितने हो जाते हैं, 55 हो जाते हैं। अब 11 का पहाड़ा 5 बार बोलते ही यहाँ पर कितने आए, 55 आए। कितने आए, 55 आए। अब समझने की बात यहाँ पर है, जब 55 आएंगे तो देखिए इसमें से जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 4। और जो शेषफल हम लिखते हैं कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब 42 हुए और जो पहाड़ा बोला था हमने 5 बार बोला था अर्थात 9 पंजे 45 हुए। तो हम जब देखिए नया भाज्य ज्ञात करेंगे तो 42 में से फिर 9 पंजे 45 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अर्थात हमें ये आगे की बात पहले सोचनी है। तो हमें ये 5 बार नहीं बोल के कितनी बार बोलना है, 4 बार बोलना है। अर्थात ये हमें कितनी बार बोलना है, 4 बार बोलना है। तो देखिए ये हमें 4 बार बोला, हमने 4 बार बोला ये, तो 11 4 44 हो गए। कितने हो गए, 44। अब देखेंगे शेषफल कितना बचा है। तो यहाँ 11 4 44 अर्थात भाग गया 4 बार। शेषफल कितना बचा है, देखिए 6 और 9, ये शेषफल जो बचा है हमारे पास कितने बचे हैं, 15 बचा है। तो देखिए अब 15 शेषफल बच गया तो हम 15 कहाँ लिखेंगे, ये अगले अंक के नीचे लिख देंगे और जो संख्या बन जाएगी वो 152 बन जाएगी। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ नया भाज्य। तो नया भाज्य किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए जो 152 हमें प्राप्त हुआ है उसमें से हम घटाएंगे 9 को 4 से गुणा करके, अर्थात दवजांक को इस भागफल से गुणा करके। 9 4 36 घटा देंगे तो देखिए कितना बचा, 12 में से 6 गए 6 और 14 में से 3 चला जाएगा तो ये बच जाएंगे 11। तो ये संख्या बन गई हमारे पास 116। अब पुनः भाग लगाएंगे 116 में, नया भाज्य प्राप्त हुआ है तो नया भाज्य में भाग लगा देंगे। 116 भाग हर बार 11 का जाएगा और जब भाग देते हैं तो आपको पता ही है भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। देखिए 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दहे 110। तो हमें ये देखना है कि हमें दो अंकों से अंक नहीं बोलना है। तो हमें कितना पढ़ना है, हमें ये कितना पढ़ना है, हमें ये 9 बार बोलना है। 2 अंकों का भाग नहीं देना, 1 अंक तक देना है। तो हमें कितना बोलना है, हमें बोलना है 9 अंक तक, यानी कि 11 9 99। अब 99 आ गए तो शेषफल कितने बच गए, 17 हम क्या लिख देंगे, अगले अंक के नीचे। देखो भागफल हमारा आया 9 और शेषफल हमारा आया कितना, 17, ये 17। अब अगले खंड में जब आएंगे हम, अगली व्याख्या में जब आएंगे तो हमारे पास संख्या होगी 178। नया भाज्य ज्ञात करने के लिए संख्या होगी 178। इसमें से हमें जो घटाना है वो 9 को 9 से गुणा करके अर्थात 81 घटाना है। तो 81 जब घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 और 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9। अब देखिए 97 हमारे पास बच गए तो 97 में हमें भाग लगाना है कितने का, 11 का।
तो भाग लगाएंगे तो वापस क्या प्राप्त हुआ, भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल, भागफल 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो 11 9 99 ज़्यादा होता है, 8 बार बोलेंगे तो ये 8 यहाँ भी लिख दिया, 11 8 88, तो 88 से शेषफल बच गया 9, शेषफल 9 है, अगले अंक के नीचे लिख देंगे। तो देखिए अगला जो हमारा चरण हो जाएगा नया भाज्य, वापस नया भाज्य। अब नया भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास संख्या बनी है 93 उसमें से हमें दवजांक और भागफल को गुणा करेंगे तो 9 × 8, 9 8 72, तो 72 घटाएंगे तो देखिए 1 और 2 हमारे पास 21 बच गए। अर्थात अब जब भाग लगाना है तो हमें लगाना है 21 भाग 11। अब जब भागफल आएगा तो 11 एकम 11 हमारे पास एक बार, और शेषफल जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है, देखिए कितना शेषफल जो प्राप्त हुआ है 11 का भाग एक बार गया तो 11 आगे, शेषफल जो प्राप्त हुआ है जो 9 1 10 हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया 1 10, ये 10 यहाँ लिख देंगे। अगले खंड में बाहर चला गया तो अब नया भाज्य की जगह क्या आ जाएगा, अंतिम रूप से शेषफल आ जाएगा। अंतिम शेष लिख देंगे इसे, अंतिम शेष कितना प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए हमने यहाँ एक बार बोला था ये 1, और ये शेष जो प्राप्त हुआ है 107 माइनस 9 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास जो घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 98। अर्थात ये जो शेषफल बच गया वो 98, तो 98 तो हमारे पास अंतिम रूप से क्या हो गया, शेषफल। और 4981 ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास अंतिम रूप से, भागफल। ये हमारे पास भागफल और ये हमारे पास 98 जो है शेषफल। अगला सवाल लेते हैं, तो देखिए अगला सवाल भी एक दवजांक विधि का ही है। अगला सवाल भी हमारे पास दवजांक विधि का ही एक सवाल है, वो लेते हैं। इसमें भी एक छोटी सी समस्या है विद्यार्थी के, तो वो भी समझते हैं। देखिए हमारे पास जो सवाल है 4532, इसमें भाग लगाना है 112 का। अब देखिए 4532 इसमें हमें भाग लगाना है कितने का, 112 का। अब वही दवजांक लगाएंगे तो 3 खंड बनेंगे, 1 11 और 2, ये 45 3 और ये 2 लिख देंगे बाहर। व्याख्या लिखेंगे तो देखिए हमें सबसे पहले 45 में भाग लगाना है, 45 में भाग लगाना है किसका, 11 का। तो जो प्राप्त हुआ है भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, देखिए 11 4 44, 4 बार। आगे की सोच लेंगे पहले, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा क्योंकि यहाँ जो दवजांक है वो छोटा अंकी है। तो 11 4 44 और बच गया शेषफल, वो कितना बच गया 1, ये हो गए 13। नया भाज्य ज्ञात करेंगे तो ये नया भाज्य किस प्रकार से प्राप्त होगा, जो 13 है हमारे पास उसमें से यहाँ जो भागफल आया था 4 आया था, 4 दूनी 8, ये घटा लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। अब देखिए 5 में नया भाज्य 5 है तो 5 में भाग लगाना है 11 का। अब जो प्राप्त हुआ है वो देखिए भागफल। अब 11 से 5 छोटा है, 11 से 5 छोटा है, और छोटा होते ही आप भाग में समझते हो कि भाग टूट गया, भाग टूट गया। अब भाग टूट गया तो भाग कितनी बार गया, 0 बार, 0 टूट गया भाग। अब टूट गया तो हमारे पास देखिए इसको इससे गुणा करते हैं, 0 बार बोला है तो क्या आया 0, तो शेष कितने बच गए 5, शेष कितने बच गए 5। भागफल कितना आया था 0, शेष कितना बच गया, वापस वही संख्या अर्थात 5, वापस वही संख्या 5, आगे लिख देंगे 5 को। अब बाहर चला गया तो नया भाज्य की जगह क्या आ जाएगा, अंतिम शेषफल। ये 0 आया था, 0 यहाँ लिख दिया, अंतिम में शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अंतिम शेष कितना हो जाएगा, देखिए 52 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 अर्थात 52, ये 52 यहाँ लिखेंगे तो ये प्राप्त हुआ। देखिए क्या शेषफल, ये 52 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे शेषफल, और 40 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे भागफल। 40 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे भागफल। तो देखिए ये हमने जो सवाल सीखा था दवजांक विधि से, तो उसमें जो समस्या आ रही थी ये समस्या थी, तो आप इसको फिर से एक बार ध्यान से समझ लिए। जो भागफल है वो 0 आ जाएगा क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है, और जो शेष बचेंगे तो वापस वही संख्या बच जाएगी, इसे समझ लेंगे, ठीक है। और वापस यही बच जाएगी तो ये 52 हो जाएगा, और 52 में से फिर ये वापस 2 गुणा 0 घटा लेंगे तो 52 ही शेषफल रह जाएंगे।
आगे का जो सवाल आया हुआ है विद्यार्थियों, वो देखिए, एक सवाल जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित है कि यदि एक ही प्रश्न में तीनों चीजें पूछ ली जाए तो क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अब तक जो बोर्ड परीक्षा में पेपर हुए हैं उनमें 2 प्रश्न साथ में पूछे जाते हैं, जैसे माध्यिका का ये और बहुलक पूछ लिया, बहुलक और माध्य पूछ लिया, माध्य और माध्यक पूछ लिया। इस प्रकार से 2 प्रश्न साथ में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं एक प्रश्न ऐसा लेता हूं जिसमें तीनों साथ में हो, तीनों साथ में हो। देखिए, एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो इसकी बारंबारताएं दी हुई है f, वो दी हुई है कितनी, बारंबारताएं हैं 4, 7, 13, 9, 3। ये इसकी क्या है, बारंबारताएं हैं। अब देखिए, इसका जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों बिंदु एक साथ पूछे हैं। जो ज्ञात करना है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों बिंदु एक साथ पूछे हैं। तो हम देखिए इसका अलग अलग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माध्य, इसी प्रश्न से माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां जो हमने पढ़ी थी समांतर माध्य से। तो हम यहाँ एक विधि का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में आपने सबसे पहले देखिए x ज्ञात किया था। कोई सी भी विधि हो उसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, x ज्ञात करते हैं। तो x किस प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं मध्य का मान, मध्य का मान, यानी इसमें से मध्य का मान 5 और इसमें दोनों के बीच का हो गया 15, दोनों के बीच का हो गया 25, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तब भी बीच की संख्या ही प्राप्त होती है हमें 35, और ये हो गया 45। ये हो गया हमारे पास क्या, मध्य मान। अब जब हम इसका ज्ञात करेंगे आगे क्या, fx, क्या ज्ञात करेंगे, fx। हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का, इसलिए प्रत्यक्ष में fx गुणा हो जाएगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 105, 105। अब 25 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 3 75, हासिल की 7, और 25 25 7 32, ये हो गए 325। 9 को 35 से गुणा करेंगे तो देखिए ये आ गए 45, 4 9 3 27, 4 31, 315, और 45 को 3 से गुणा करेंगे, 45 3 135, 135। अब देखिए जब इनका और इनका योग करेंगे तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होता है, इनका योग प्राप्त होता है 36, और इनको जब जोड़ते हैं तो इनका योग प्राप्त होता है, वो हो गया 900। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि में, माध्य की प्रत्यक्ष विधि में हम ज्ञात क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर जो सूत्र होता है वो देखिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा का योग अर्थ मैंने बताया था, योग है, योग है किसका, fx का। fx का योग कितना, 900 बटे सिग्मा f का योग कितना, 36 भाग लगाएंगे, x बार बराबर 36 का भाग 900 में लगाएंगे तो ये आ गया। देखिए काट के छोटा भी कर सकते हैं तो छोटा कर देंगे, 9 के फाड़े से छोटा करेंगे तो 4 बार, और ये 100 बार, 4 का भाग 100 में लगा देंगे तो देखिए ये हमारे पास जो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 25। अर्थात जो माध्य है वो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 25। अब हम आगे इसका जो ज्ञात करना सीख रहे हैं वो देखिए, हमने ये माध्य ज्ञात करना सीख लिया। इसी का हम वापस ये सारणी लिखकर इसी का हम क्या ज्ञात करेंगे, इसी का हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो आपको याद होगा जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, दूसरा पॉइंट माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमें एक कॉलम बनाना होता है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता, अर्थात CF। CF कैसे बनाते हैं, जो पहली संख्या है जैसे वैसे ही लिखते हैं, ठीक है।
दूसरी संख्या इसमें जोड़ देते हैं तो 7 4 11, 11 में फिर 13 जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये हो गए, देखिए 24, 24 में फिर 9 जोड़ देते हैं तो ये हो गए 33, और 33 में 3 जोड़ देते हैं तो ये हो गए 36, 36, 36। n का मान भी हमारे पास कितना है, 36। अब देखिए CF हमारे पास बन गया है। हमें माध्यक ज्ञात करना है, उसके लिए हमें माध्यक वर्ग चाहिए। तो यहाँ n/2, n/2, n में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 36/2 हो जाएगा, अर्थात 36 में 2 का भाग लगाते हैं तो 18। यहाँ n/2 का मान कितना है, 18 है। अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए माध्यक वर्ग, छोटी संख्याएं सभी छोड़ेंगे 18 से तो ये छोटी है और ये भी छोटी है, नहीं सॉरी 18 बड़ी आ गई, पहली संख्या सबसे पहले बड़ी संख्या ये 18 आई है। इसका मतलब ये जो है 20 से 30 वो माध्यक वर्ग है। तो ये हो गया 20 से 30 माध्यक वर्ग हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए माध्यक के लिए जब आपको वर्गीकृत सारणी दी हुई हो तो एक सूत्र का प्रयोग करते हो, जिसका देखो किस प्रकार से लिखते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो इस सूत्र के बारे में मैंने आपको विस्तार पहले बता दिया है कि L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारे पास इसका मान हो गया 20 प्लस n/2 का मान 18 है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 36/2, तो भी 18 ही होगा। तो 18 माइनस CF, C मैंने आपको बनाना बताया था, ये C हो गया, यानी ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो ये हो गई 11/F, F जो होता है वो बारंबारता होता है, तो इसका मान हो गया 13 इंटू H का जो मान है हमारे पास, इनका अंतराल है, अंतराल कितने कितने का है, 10-10 का है, तो ये अंतराल हो गया 10-10। 20 प्लस 18 में से हम 11 घटा लेंगे तो हमें इसका मान जो प्राप्त हो जाएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, 7/13 इंटू 10। अब क्या करना है, पहले इनको गुणा करके एक साथ ही भाग लगा देंगे। तो देखिए 7 को 10 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे 70/13। तो अब 70 में हम 13 का भाग लगाते हैं तो देखिए 20 प्लस भाग लगाते हैं तो 70 में 13 का भाग लगा के देखेंगे कितना प्राप्त होगा, 13 का पहाड़ा 5 बार यानी 65 बच गए। जो 5 पॉइंट लगाया, पॉइंट से हमें मिला क्या, 0। 13 का पहाड़ा फिर बोलेंगे, 13 चौके 52 ज़्यादा होता है, 3 बार बोलेंगे, 39 प्राप्त होंगे। बचेंगे कितने, 11, फिर 0 ले लेंगे उसी दशमलव से तो 110 हो गए। 13 का पहाड़ा फिर बोलेंगे, 13 8 104 होता है तो ये 104 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5.38 प्राप्त हो जाएंगे। जोड़ेंगे इन्हें तो देखिए ये 5 जोड़ते ये बन गया 25.38 इकाई। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, माध्यक बन जाएगा। ये अर्थात माध्यक का मान हमारे पास हो गया 25.38। अब देखिए इसी प्रश्न से हमें बहुलक भी ज्ञात करना सीखते हैं। इसी प्रश्न का हम बहुलक भी ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए बहुलक हम ज्ञात करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कॉलम नहीं बनाना होता है, किसी भी प्रकार का कॉलम नहीं बनाना होता है। हमें केवल बहुलक वर्ग की पहचान करनी होती है। तो यहाँ बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है वो देखेंगे। तो सर्वाधिक बारंबारता हमें 13 दिखाई देती है, तो इसका मतलब सर्वाधिक बारंबारता 13 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, अतः बहुलक वर्ग जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30। बहुलक वर्ग यदि हमें प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए जब वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई हो तो भी हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होता है, जिसका अर्थ देखिए क्या,
L प्लस F1 माइनस 0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस FA2 इंटू H। देखिए F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस FA2, ये जो बहुलक का सूत्र था इसका मैंने विस्तार आपको पहले ही बता दिया है। देखिए L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो ये 20 प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अब F1 का मान, F1 की पहचान आपको मैंने बताई थी कि ये जो मान है ये F1 हो जाएगा, F0 F1 से पहले आना चाहिए और 2 है जो F1 से बाद में आना चाहिए। तो देखिए अब इसमें हम इसको हल करते हैं तो F1 माइनस F0 अर्थात 13 माइनस F0 बच गए कितने, 7। F0 कितने बच गए, 7 बटे 2F1, 2 इंटू F1 का मान हमारे पास 13 माइनस F0 का मान हमारे पास कितना है, F0 का मान हमारे पास 7 माइनस F2 का मान हमारे पास कितना है 9 इंटू H का मान हमारे पास अंतराल कितना है 10 का है। तो 20 प्लस 13 में से 7 घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेंगे और 2 गुणा 13 अर्थात 26 और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, कितना हो गया माइनस के 16 इंटू 10 रह जाएगा, दोनों माइनस के हैं दोनों जुड़ के माइनस के ही रह जाएंगे 16। 20 प्लस 6 बटे ये हमारे पास 26 में से 16 घटा लेंगे तो 10 बच जाएगा इंटू क्या रह गया 10। अब देखिए गुणा में है 10 तो आप इसे 10 से 10 काट सकते हो या 10 को 6 से गुणा करके 10 का भाग लगा सकते हो। तो देखिए हमारे पास जो बहुलक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 10 से 10 काटेंगे तो हमारे पास 6 बच गया अर्थात 20 प्लस 6, तो बहुलक का मान हमारे पास प्राप्त हो गया कितना 26। कितना प्राप्त हो गया 26, बहुलक का मान प्राप्त हो गया 26। तो देखिए ये सभी प्रकार के जो माध्य हैं अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक हमने ज्ञात कर लिए हैं। आज आप इनका पुनः एक बार रिवीजन कर सकते हैं और एक ही प्रश्न से दोनों तीनों प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में बड़ी प्रश्नावली है अर्थात 6 अंक का इसमें प्रश्न आता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के निकालिए क्योंकि छोटे छोटे सवाल भी गलत हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई इसी प्रकार की समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।